गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर वी आर डिस्कसिंग ल्यूसेंट जीकेस बायोलॉजी इन हिंदी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःस्रावी तंत्र। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। बेसिकली जो अंतःस्रावी तंत्र है वो बहुत सारी ग्रंथियों से मिलकर बनता है, जिनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और वो हमारी बॉडी के उपापचय, हमारी वृद्धि और हमारा विकास और जो हमारे ऊतक के डेवलपमेंट होते हैं उनके लिए, प्लस जो जनन की क्रियाएं होती हैं, स्लीप साइकिल होता है, मूड स्विंग होता है, उन सबको क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, उनको नियंत्रित करती है। तो सबसे पहले देखिए, जब अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं उससे पहले एक आती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। दो तरह की ग्रंथियां होती है हमारी बॉडी में, एक होती है बाह्य स्रावी, एक होती है अंतःस्रावी। जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है, नलिका युक्त होती है, यानी कि उनके अंदर डक्ट्स पाई जाती हैं। और इनसे क्या रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है। जैसे कि दुग्ध ग्रंथि हो गई, स्वेद ग्रंथि हो गई जो पसीने का स्त्रावण करती है, दुग्ध ग्रंथि दूध का स्त्रावण करती है, अश्रु ग्रंथि आंसुओं का प्रोडक्शन करती है, श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है श्लेष्मा का निर्माण करती है, लार ग्रंथियां होती है जो लार को हमारे मुंह के अंदर रिलीज करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ऐसी ग्रंथियां हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, जो जिसके अंदर क्या होता है, डक्ट्स होती है। इनके जो स्त्रावण होते हैं वो डक्ट के थ्रू ही जाते हैं, राइट। डक्ट यानी कि नलिकाओं के थ्रू वो बहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है बेसिकली उसके अंदर डक्ट, वो डक्टलेस होती हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, नलिकाएं नहीं होती हैं बिल्कुल भी। और वो क्या करती है, आपकी बॉडी में हार्मोन को रिलीज करेंगी। और हार्मोन क्या होता है कि ब्लड के माध्यम से ही हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें नलिकाएं नहीं होती है। बाह्य स्रावी में क्या होता है, नलिकाएं होती है, इसमें नलिका नहीं होती। और बाह्य स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्त्रावण करती है और ये किसका स्त्राव करती है, हार्मोन्स का, राइट। तो दोनों में फर्क समझ आ गया। अंतःस्रावी हार्मोन बनाती है, यह हार्मोन क्या होता है, डायरेक्टली रक्त प्लाज्मा में शरीर के अंदर चला जाता है और वहां टारगेट यानी जिस भी भाग पे इसको काम करना होता है वहां ये पहुंचकर अपना काम करता है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड, पैराथायराइड यानी कि परावटु ग्रंथि, राइट। तो अभी हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव, राइट। तो कुछ मुख्य ग्रंथियों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, जो इसका स्त्रावण जो ये हार्मोन रिलीज करती है वो दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करने के काम आता है, राइट। और दूसरी ग्रंथियों पे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। ये हमारे कपाल में होती है, जो स्कल है उसके अंदर होती है, कि स्फेनॉइड नाम की एक हड्डी है उसके अंदर होती है। इसको सेल टार्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है, यानी कि बहुत कम, बहुत एक मटर के दाने के समान होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, उन पर नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य, देखो जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं वो है, फर्स्ट है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये शरीर की वृद्धि यानी कि हमारी जो शरीर में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसको ये नियंत्रित करती है। विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। और STH की अधिकता से भीमकाय यानी कि जाइगेंटिक, भीमकायत्व मतलब जाइगेंटिक, बहुत बड़ा शरीर हो जाता है इससे, अगर बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अथवा एक्रोमेगली वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। एक्रोमेगली में क्या होता है, हाथ की उंगलियां बहुत बड़ी हो जाएंगी और चेहरे का जो साइज होता है, चेहरे का जो फेस का साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, राइट। तो ये एक ही टाइप के हैं, जाइगेंटिक और एक्रोमेगली, भीमकायत्व एम एक्रोमेगली, राइट। STH की कमी से मनुष्य में बोनापन आ जाता है। और अगर देखो इसकी ज्यादा मात्रा में हुई तो शरीर कैसा होगा, भीमकाय हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसकी कमी आ जाती है इस हार्मोन की तो क्या होगा, बोनापन हो जाता है। STH हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, राइट। और जिसका प्रोडक्शन, इसका जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से रेगुलेट होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस से रिलीज, राइट। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या करता है, आगे स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसे कहते हैं STH।
अब आता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे TSH इन्होंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट इज रिलीज्ड। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये हो रहा है पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर अगले वाले भाग से। और ये किसको टारगेट करता है? जाके थायराइड ग्रंथि को, यानी कि अवटु ग्रंथि को ये टारगेट करता है और उसको बोलता है कि आप अपने हार्मोन अब रिलीज करिए, राइट। ACTH हार्मोन हो गया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है ये हार्मोन, राइट। एक होता है GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। 2 प्रकार का होता है, राइट। एक होता है FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं को में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। तो जो FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये टेस्टिस यानी कि वृषण में क्या होता है? शुक्र जनन, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। उन नलिकाओं में क्या करता है? ये शुक्राणु जनन में मदद करता है। और ओवरी के अंदर यानी अंडाशय में ये क्या करता है? फॉलिकल की वृद्धि में हेल्प करता है, राइट, यानी कि एग सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, राइट। तो इसके ये अंतराल जो कोशिका लिखा है इनको लेडिंग सेल्स बोला जाता है, लेडिंग सेल्स बोला जाता है इसे इंग्लिश में। और इनका जो मेल में काम होता है वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रावण को ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। और फीमेल के अंदर ये ओवरीज में ओव्यूलेशन यानी कि जब वो एग बन जाता है उसके बाद उसको निकलने की यानी कि रिलीज होने की प्रक्रिया में ये हेल्प करते हैं, राइट। और LH हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म जो होता है लेडीज में यानी पीरियड को भी ये कंट्रोल करते हैं। LTH मीन्स हो गया लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी कि दुग्धजनक हार्मोन। इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्रावन उत्पन्न करना, राइट। तो बेसिकली जो फीमेल्स हैं प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी के बाद लेडीज में जब दूध बनता है तो वो दूध कैसे बनता है? इस हार्मोन की वजह से रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, राइट। इसका मेन काम क्या हो गया? दूध जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है वो किसकी वजह से? LTH की वजह से, राइट। ADH बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, यानी कि छोटी छोटी जो रक्त धमनियां जो होती है उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। हमारी बॉडी में जो वाटर मेंटेनेंस का काम कौन करता है? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये हमारे जो जल को क्या बोलते हैं? नियंत्रित करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में जल को बाहर नहीं निकलने देता है। यानी कि ये जो यूरिन में अगर ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में कम मात्रा में वाटर बाहर निकलता है थ्रू यूरिन, तो वो किसकी वजह से होता है? ADH हार्मोन की वजह से होता है। और इसका क्या फंक्शन हो गया? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना। किडनियों पे बेसिकली इनका प्रभाव होता है। अब आता है अवटु ग्रंथि, दैट मीन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये मनुष्य के गले में प्रेजेंट होती है और लैरिंग्स के दोनों साइड पे होती है, राइट। और इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन एज वेल एज ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये 2 हार्मोन है, एक बोलते हैं T3 एंड दूसरा है T4। और इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरॉक्सिन के कार्य यानी कि जो हार्मोन निकल रहे हैं थायराइड ग्लैंड से, उनके काम क्या क्या होते हैं? या कोशिका में श्वसन की गति को तीव्र करता है, यानी हमारी बॉडी में जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन जो होता है, कोशिकीय श्वसन जो होता है उसकी गति को क्या करता है? तेज करता है और मेटाबॉलिज्म हमारा तेज हो जाता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियां, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इसी की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। जो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली, अगर थायराइड हार्मोन में हमारे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है तो जनन में भी प्रॉब्लम आती है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण भी करने का काम करता है ये। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग, क्रिएटिनिज्म, जड़ मानवता, यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास
रुक जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो बच्चों में कौन सा रोग हो गया, जड़ मानवता या क्रिएटिनिज्म बोलते हैं, और उससे क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही रुक जाते हैं बच्चों में। एक होता है मिक्सीडेमा, जब इसकी कमी होती है तो दूसरा रोग क्या बताया इसमें, मिक्सीडेमा। यौन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, यानी मेटाबॉलिज्म हमारा रुक जाता है, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है और जो हमारी बॉडी का रक्तचाप होता है वो कम होने लगता है। ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि बेसिकली मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है और जो बॉडी हमारी होती है वो कैसी हो जाती है, फैट हो जाती है, मोटी हो जाती है, हम लोग मोटे हो जाते हैं इस रोग में। और जनन कार्य में भी हमारी जो सेल्स होती हैं, जनन के लिए रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। और इसमें एडवांस स्टेज में क्या है, यहाँ पर डेफ, गूंगा और बहरा हो जाता है। फिर आता है गॉइटर, भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसको बोलते हैं घेंगा। ठीक है। तो ये किसकी कमी से हुआ, थायराइड आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ये। और इससे आयोडीन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होंगे, थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है और इस वजह से ये रोग एक बड़ी शेप ले लेता है। एक बड़ी सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, उस वजह से इसको बोलते हैं घेंगा, यानी कि गले में कुछ मोटा मोटा सा दिखाई देने लगता है। राइट। थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग है टॉक्सिक गॉइटर। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हृदय की गति बहुत तेज हो जाएगी, श्वसन दर भी इसमें तेज हो जाती है। एक होता है एक्सोपथेल्मिया, इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटक से बाहर निकल जाती है। ये रोग भी कभी कभी देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो आई बॉल्स होते हैं वो आई सॉकेट से बाहर निकल आते हैं, बहुत ज्यादा आंखें बाहर निकली हुई दिखती है, इसको बोलते हैं एक्सोपथेल्मिया। राइट, बाहर की तरफ, बाहर आंखें बाहर आ जाना। राइट। तो किससे होता है, थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाला रोग है। अब आता है परावटु ग्रंथि या फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड। यह गले में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होते हैं। ये कैसे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही लगी होती है। ठीक है। और इसमें दो हार्मोन, एक तो पैराथायराइड हार्मोन हो गया और दूसरा कैल्सीटोनिन हो गया। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है। राइट। ये कब होता है पैराथायराइड हार्मोन, जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और रुधिर में जब कमी हो जाती है तो ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को बोन से रिलीज करवाने का काम करता है, यानी कि हमारी बोन से कैल्शियम रिलीज होने लगता है और कहाँ आ जाता है, ब्लड के अंदर, रुधिर में आ जाता है और फिर वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन और कहाँ से कर सकता है, फिर उसके बाद ये फूड से, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है, और कभी कभी ये कैल्शियम किडनी से भी कंजर्व कराने, मतलब किडनी से भी ये रुधिर से भी कंजर्व करता है, यानी संग्रहित करता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी में, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम बहुत मात्रा में कम हो जाए तो इसको पता लग जाता है, तो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड को, और उसके बाद ये हार्मोन रिलीज होता है टू कंजर्व दी कैल्शियम। राइट। कंजर्व मतलब हमारी रुधिर में कम हो गया तो इसको पता चल गया, तो हार्मोन रिलीज होगा रुधिर में और सारा का सारा अपटेक करने लगता है। कहाँ से, ये हमारे बोन से रिलीज करवाता है कैल्शियम को और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, और खाने से भी फिर हमारे एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम। एक आता है कैल्सीटोनिन। यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह मुक्त होता है। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हमारे रुधिर में हो गया तो ये रिलीज होने लगता है, अर्थात ये जब रिलीज होता है, देखो ये क्या है, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होगा, तब ये काम करने लगता है। ठीक है। और फिर इसके अपोजिट कब होता है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे रुधिर में कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो कैल्सीटोनिन रिलीज होता है। ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ये कम हो जाए कैल्शियम तो रिलीज होगा, और ये ज्यादा हो जाए तो कैल्शियम ये तभी रिलीज होगा, कैल्सीटोनिन। राइट। तो एक दूसरे के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, कैल्शियम की मात्रा को रुधिर में मेंटेन रखते हैं। राइट। अब आता है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि वक्षीय गुहा यानी कि थोरैकिक कैविटी में उपस्थित होती है, के पीछे श्वास प्रणाली, ट्रकिया के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फॉइड अंग है। राइट। तो थाइमस जो ग्लैंड होती है, बेसिकली थाइमस क्या होती है, आपके इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, बी सेल का प्रोडक्शन करती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है
उन सेल का प्रोडक्शन करती है। इसमें 2 खंड होते हैं जो संयोजित तक की एक परत के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। इसके बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, राइट। लिम्फोसाइट बोल सकते हैं हम इसको। जो मैं प्लाज्मा सेल बता रही थी वो कौन सी है, लिम्फोसाइट्स होती हैं। तथा अंदर मेड्यूला होता है। मेड्यूला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम होती है। एम कोशिकाओं के गुच्छे जिसे थाइमिक या हैसल कोशिकाएं भी गुच्छे भी रहते हैं, राइट। तो इस ग्रंथि अच्छा, इसका मेन काम क्या है बेसिकली, हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो थाइमस ग्रंथि के अंदर बनती है, और ये जो लिम्फोसाइट होती हैं वो क्या करती हैं, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है। यानी कि जितने भी वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उनसे लड़ने में हमें क्षमता प्रोवाइड करती है। और समय के साथ साथ ये क्या होता है कि ये ग्रंथि छोटी होने लगती है अनुसार मतलब इसका जो आकार होता है एज के साथ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे इसका आकार ये श्रिंक होने लगती है। यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक ये बढ़ती रहती है और उसके बाद यह सिकुड़ती जाती है। इसलिए वयस्क होने पर यह सिर्फ तंतु में अवशेष की अवस्था में पाई जाती है, राइट। तो बिल्कुल छोटी हो जाती है, एकदम तंतु यानी कि एक फाइबर की तरह हो जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिका शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका निभाती है। यानी कि थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट। तो इसमें कौन सी ग्रंथि होती है, टी सेल्स, यानी कि टी सेल रिलीज होते हैं और ये क्या करती है, हमारे बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन के आरंभ पर पड़ता है। तो जनन इंद्रियों के विकास पर भी पड़ेगा और किस पे, जो एडल्टहुड होता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर नियंत्रण रखती है और हड्डियों का जो विकास होता है हमारा, उसके भी विकास को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब आता है अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। वृक्क यानी किडनी, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि वृक्क देखो, वृक्क क्या है, किडनी, वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं 3F, राइट। 3F ग्लैंड है हमारी बॉडी की, यानी कि फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। जब उड़ते हैं हवा में या लड़ाई करना, फ्राइट, राइट, या फियर, फाइट, फ्लाइट, फियर, इस स्थिति में ये भय की स्थिति में ये निकलता है हार्मोन। और अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। देखो, फाइट एंड फ्लाइट एंड फियर भी यहाँ जोड़ लो, 3F ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, राइट। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदरूनी भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोला जाता है, राइट। अच्छा, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। अब देखो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन के बारे में डिस्कशन किया है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसके उपापचय को नियंत्रित करता है। और फिर आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना। जैसे कि इसका नाम ही है, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से आप समझ गए कि ये किसको कंट्रोल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा। ऐसे याद रख लो, क्योंकि ग्लूकोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप याद रखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोल रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन एंड वसा का उपापचय कर लीजिए यहाँ पे। प्लस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड यानी कि मिनरल का ये वो कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, उसकी मात्रा को कंट्रोल करते हैं। कहाँ पर, अगर हमारी बॉडी से ज्यादा जैसे अपने उसकी वृक्क यानी किडनी की स्ट्रक्चर पड़ी होगी तो किस तरीके से वहां पर ब्लड से रक्त जब छनता है, रक्त हमारा जब छनता है तो उसमें लवण निकल जाते हैं, लेकिन वो वापस से रीअब्सॉर्ब भी हो जाते हैं, राइट। तो इसमें लिखा है वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लस हमारी जो बॉडी में लवण होते हैं उनकी मात्राओं का कंट्रोल भी कौन करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एक हार्मोन निकलता है इससे, सेक्स हार्मोन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड से, मतलब ऐसा कौन सा सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि से। यह बाह्य लिंगों वालों के आने वाले प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित रखता है। अब ये तो इसमें पता नहीं कितना टिपिकल लिखा हुआ है, लेकिन आप ये याद रखिए सेक्स हार्मोन क्या करता है, बेसिकली सेक्स हार्मोन क्या कंट्रोल करेगा, ओवरी और टेस्टिस के उसको कंट्रोल करता है, राइट। ओवरी, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन,
जो एंड्रोजन होते हैं वो नर में निकलते हैं, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मादा में निकलता है, और वो हमारी बॉडी के फॉलिकल्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होगा वो एग सेल्स में डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, और जो एंड्रोजन होगा जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं नर के उनको नियंत्रित करता है, राइट। कॉर्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर की कि अगर इसका कॉर्टेक्स वाला भाग अधिवृक्क ग्रंथि का निकाल दिया जाए तो जो मनुष्य है वो जी नहीं सकता। इसकी विकृति हो जाने पर उपापचय प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहा जाता है, और इस रोग को क्या बोलते हैं? एडिसन रोग कहा जाता है। मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन है एपिनेफ्रिन, या आपने सुने होंगे एपिनेफ्रिन एंड एड्रिनलिन भी बोलते हैं इसको, और नॉर एपिनेफ्रिन को कहते हैं नॉर एड्रिनलिन, दोनों अमीनो अम्ल हैं। अब देखिए ये क्या है? अमीनो एसिड इनकी नेचर है, यानी कि प्रोटीन हार्मोन है, राइट। इसमें सम्मिलित रूप से कैटाकोलामिन्स, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस बोलते हैं इनको। और एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अवस्था अधिकता में तेजी से स्रावित होता है। जब जैसे कुछ लड़ाई हो रही हो कहीं पे सपोज, ठीक है, कुछ हमारे पे अटैक हुआ हो, तो ये हार्मोन बहुत जल्दी निकलता है। इसी के कारण से आपातकालीन हार्मोन या फिर युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, राइट। इसको क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन। इसके ये कब निकलता है? जब बहुत भय की स्थिति हो, या फिर हम पे कोई अटैक कर रहा हो, या हम ऐसी आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन में आ गए हैं, तब ये रिलीज होता है। ये हार्मोन सक्रियता आंखों की पुतलियों को फैला देता है, रोंगटे खड़े कर देता है, पसीना आ जाता है। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय की संकुचन क्षमता और श्वसन दर को बढ़ा देते हैं। यानी कि जो हृदय होता है वो उसकी धड़कन बढ़ जाती है, उसका संकुचन यानी बहुत तेजी से वो बीट करने लगता है, और हमारी सांस की दर बढ़ जाती है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर भी बढ़ जाता है। ये लिपिड एंड प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है, राइट। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने के सहायक होता है। जब आपने देखा होगा मूवीज में कि जब कोई मर जाता है तो किस तरीके से उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है डायरेक्ट हार्ट में, उसको कहते हैं हम एपिनेफ्रिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, और वो दोबारा हार्ट को उसकी हार्ट बीट को दोबारा चालू करने के लिए दिया जाता है। उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, ठीक है। क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय हो जाता है। अब आता है गोनेड्स यानी कि जनन ग्रंथि। अंडाशय क्या है? ये ग्रंथि है, और जो वृषण होती है मेल्स में, नर में, वो टेस्टिस, उसे भी ग्रंथि बोलते हैं। तो ये क्या है? ग्रंथियां हैं, ओवरी। इसमें निम्न हार्मोन का स्त्रावन होता है। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन से सहयोग कर एस्ट्रोजन क्या करेगा? ये अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, यानी कि ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है, राइट। और भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और क्या करता है? एस्ट्रोजन में सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक करता है, राइट। और रिलैक्सिन गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भावस्था व अपरा में उपस्थित रहता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? जब बच्चा होता है उस टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे। और यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फिसिस को मुलायम कर देता है, तो यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर देता है। जो यूट्राइन सर्विक्स जो होती है उसको चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से निकल सके। फिर आता है टेस्टिस। इससे निकले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोपोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया? जो पुरुषोपोचित, जो मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ वो यही है। पुरुष जैसे कि बियर्ड का आना, मसल्स ग्रोथ, राइट, और एग्रेसिव वॉइस, ये सब क्या है? पुरुषोपोषित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है उनमें उनकी आवाज़ भी बहुत भारी होती है, और उनका जो मसल डेवलपमेंट भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो अभी हमारा देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम। होप ये आपको समझ आ गया होगा, ईजी है बहुत। अब इसके बाद हम करेंगे श्वसन तंत्र। So thank you very much for watching this video, and please share it if you like it.